हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है लोड रेसिस्टर वायर मटेरियल। इसमें हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एज वेल एज उसका यूजेज, उसका गेज क्या यूज होगा, उसमें कोटिंग क्यों सेरामिक का या रेजिन से करते हैं, एंड उसको एयर कूलिंग का क्यों जरूरत है। ये सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं ऐसे इंडस्ट्रियल टॉपिक्स अपने चैनल पे लाता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझे पूरा आशा है मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, इसलिए मेरे वीडियो को आप लाइक किया कीजिए। एंड जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आप शेयर भी किया कीजिए। हमें पूछे जाते हैं कि जो रेसिस्टर का मटेरियल यूज़ होता है वो कैसा होता है, मतलब कौन से मटेरियल का यूज़ होता है ज़्यादा करके। तो ऑप्शन दिया रहता है मैंगनीज, कॉन्स्टेंटल, फॉस्फोर ब्रांच, नाइक्रोम, कॉपर, ये सब चीज़ों का। तो आंसर इसमें आएगा वो, इसमें मैंगनीन या कॉन्स्टेंटल का आएगा। जो वायरिंग मटेरियल यूज होता है इसमें वीडियो से, क्योंकि मैं इसका रीजन भी बताने वाला हूँ क्यों यही मटेरियल का यूज होता है। एंड इन डेप्थ में अगर आपका कोई पावर सोर्स है, आइदर पावर सप्लाई है या बैटरी है, उसको हम डिस्चार्ज करने के लिए उसका कैसे लोड बैंक तैयार करेंगे, वो सब सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं मटेरियल का। मैंगनीज और कॉन्स्टेंटल पे यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है भाई? तो हम जहाँ तक की बात करते हैं कि जो लोड रेसिस्टर होता है या जो पावर रेसिस्टर होता है, उसका यूजेज मेनली वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट को कैसे मेजर करते हैं। सपोज मान लो आप एक मॉसफेट से कुछ मोटर को आप ड्राइव कर रहे हो। ओके, सपोज 24 वोल्ट से चला रहे हो। ये रहा मोटर का कॉइल है, इसको आप सोर्स टर्मिनल से जोड़ दिए। एंड इस जगह पे आप एक सन रेसिस्टर लगाए एंड सन रेसिस्टर को ग्राउंड कर दिए। इस मोटर को स्पाइक्स वगैरह से, हार्मोनिक्स से हमारे सर्किट ना बिगड़े, स्पार्किंग या आर्किंग वगैरह से बचने के लिए हम यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड भी लगाते हैं। अब मोटर को ऑलरेडी पॉजिटिव मिला हुआ है, सिर्फ नेगेटिव मिलना है, तो यहाँ पे जैसे ट्रिगरिंग आएगा तो करंट का फ्लो मेरा इधर से इधर होगा एंड मोटर ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे हम करंट हम कैसे मेजर करेंगे इस जगह पे। तो ये एक शंट रेसिस्टर जैसा बिहेव करेगा। सपोज ये शंट रेसिस्टर 1 मिली ओम का है एंड इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला से 0.001 इंटू 1 एम्पियर। तो उस हिसाब से इसका 1 मिली वोल्ट ये प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज। अब ये 1 मिली वोल्ट मेजर करना तो मुश्किल है, तो इसको कंडीशन करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इस वोल्टेज को हम ओप एम्प को फीड करा देते हैं एंड ओप एम्प हमारा आउटपुट देता है। ये वाला टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, इस वाले टर्मिनल को, ये वाला टर्मिनल को हम ऊपर वाले से कर देंगे। एंड यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होगा इसका, वो ग्राउंड को कनेक्टेड होगा, ये वाला पार्ट। और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में फीडबैक रेसिस्टर लगा के हम यहाँ पे डालेंगे। इसको कंडीशन करके हम करंट मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में इस जगह पे हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक पोटेंशियल डिवाइडर, ये हमारा सप्लाई है Vs एंड इस जगह का मेजर करना है मेरे को वोल्टेज, तो ऐसे वोल्टेज मेजरमेंट यूज होता है। यहाँ पे भी आप ओपन लगा के ओपन का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप ग्राउंडिंग कर दो एंड नेगेटिव टर्मिनल आप इसके साथ जोड़ दो एंड इसमें फीडबैक रेसिस्टर लगा दो। उसके बाद कंडीशन करके आप वी आउट आपको मिल जाएगा। इसमें वी आउट जो होगा आपका माइनस ऑफ बीइंग, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने प्लस को ऐड किया है, माइनस ऑफ बीइंग इनटू जो फीडबैक रेसिस्टर है बाय आरएस। इस तरह करके हम यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट हम यूज करते हैं। अब बात हम करते हैं मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन हम क्यों यूज करते हैं। जो रेसिस्टेंस जो हमारा यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं मिली ओम में है, तो चूंकि इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा तो वो उसका चांसेस है कि टेम्परेचर जो है राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो जो ये रेसिस्टर है इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट ये स्मॉल होने चाहिए, सो दैट अगर टेम्परेचर राइज भी किया तो वेरी माइन्यूट चेंज इन करंट हो। तो ये रीजन है। और मैंगनीज बनता कैसे है, 86% कॉपर एंड 12% मैंगनीज एंड 2% निकल से। तो ये रहा हमारा रीजन। अब हम बात करते हैं लो रेसिस्टर जो आपने लिया, ये हीट तो हो रहा है, तो हीट से बचने के लिए अगर नॉर्मल हीट कुछ जूल से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनसे बचने के लिए जो हमारा ये
रेसिस्टर का वायर है, इसको हम एक सिरेमिक का ऐसा सिलेंडर रहेगा, उसमें लिपट के इसका हम कुछ थिकनेस रखेंगे एंड इसमें हमारा वायर लिपटा रहेगा। तो क्या होगा, अगर वायर हमारा हीट हुआ तो ये सिरेमिक हीट होगा एंड सिरेमिक ये जैसे है, इसमें सिरेमिक हमारा ये हीट डिसिपेटर के जैसा काम करेगा। फिर भी अगर हीट नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड से एयर से कूल नहीं हो रहा है तो हम ऐसे फोर्स्ड एयर कूलिंग, फोर्स्ड एयर कूल्ड लोड बैंक बना लेते हैं एंड जब हम पावर इसमें दिए तो ये फैन चल रहे होते हैं, वीएलसी फैन, एंड ये हॉट एयर को निकाल देते हैं। तो इस तरह से लाइफ हमारा लोड रेसिस्टर का बच जाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा। अगर हम बात करें, रेसिस्टर हमारा सीरीज में है कनेक्टेड, तो सीरीज में अगर वैल्यू R1, R2, R3 है तो R टोटल जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ये तो बात सभी को पता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज। तो Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें क्या सेम होता है, जो करंट घुस रहा है वो करंट हमारा बराबर होता है, इसके लिए करंट तीनों रेसिस्टर में कॉमन होगा। इसको हम सेम करंट करके बताएं। अभी हम सिमिलर वे में हम इसको पैरेलल रेसिस्टर का डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। सॉरी, काफी ठीक हो गया। हाँ, तो ये पावर सप्लाई है हमारा और हम 3 रेसिस्टर यहाँ पे लगाए हैं। ओके, Vs R1, R2, R3। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, हमारा करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। यहाँ पे I जा रहा है तो ये हमारा करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। वोल्टेज V जो है हमारा तीनों रेसिस्टर में पैरेलल है, तो Vs इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा हमारा, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरह करके हमारा ये होगा। अब मान लो कि लिपो बैटरी के लिए आप, लिथियम पॉलीमर बैटरी के लिए आप लोड बैंक रेसिस्टर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। तो मानो आपका जो वो सप्लाई है, वो पावर सप्लाई 24 वोल्ट दे सकता है एंड 5 एम्पियर आपका ये सप्लाई कर सकता है। तो आपने सोचा कि मैं एक लोड बैंक बनाऊं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू। तो पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। इस जगह पे हमें पावर पता है, पावर जो है हमारा, सॉरी सप्लाई वोल्टेज मुझे पता है 24 एंड करंट भी पता है हमें 5। तो 24 इंटू 5 विच विल बी अप्रॉक्स 120 वाट। अब हमें रेजिस्टेंस का वाटेज पता चल गया। अब 5 एम्पियर के करंट को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V बाय आई। हमें वोल्टेज पता है 24, करंट भी पता है 5, तो लगभग 4.8 ओम। तो वैल्यू जो रेजिस्टर का है वो हमारा वैल्यू कितना लगेगा, तो इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। आर का जो वैल्यू है वो हमारा है 4.8 ओम, वोल्टेज जो है वो हमारा 120 वाट लगा है। अब आप देखो इसमें हीट जनरेशन अगर आप पर यूनिट सेकेंड पे निकालो, टी यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो हीट जनरेशन आपका आई करंट जो है 5 एम्पियर है, तो 25 5 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस का वैल्यू 4.8 है ओम, तो अप्रोक्सीमेटली 120 जूल पर सेकेंड इतना ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम बात करें, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़े तो उसमें स्पेसिफिक हीट का एक टर्म था, जो कि वाटर का हम डिस्कस करें तो वाटर का स्पेसिफिक हीट है 4.8 जूल पर ग्राम, सॉरी, यानी 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए लगभग 4.8 जूल लगता है। तो उस हिसाब से अगर हम ये
बात करें जो हीट जनरेट कर रहा है तो 120 डिवाइडेड बाय 4.8 इज इक्वल टू 28.70 ग्राम, यानी ये जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट काफी होगा 28 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करवाने के लिए। तो आप समझो इतना हीट ये पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितना देर आप ऑपरेटर्स को चलाएंगे उतना हीट वो प्रोड्यूस करेगा। एंड उस हीट से बचने के लिए हम जो ये रेसिस्टर का वायर होता है इसको हम क्या करते हैं, सिरामिक से कोटिंग करते हैं या रेजिन कोटिंग होता है। ये आप देखो, इसमें कोई आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिखा है, कोई आपको ये रेड वाला पार्ट दिखा है, ये सब जो है वो कोटिंग किया हुआ है ताकि इसका यूज होने से उसका हालत बिगड़े ना। एंड उस हीट, इतने सारे हीट को हम पानी गर्म करने में तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मेरा apparatus जो भी हम लोड बैंक वगैरह चला रहे थे वो तो लगभग 1 और 2 आवर्स या मोर देन 1 डे चलता है, वो बैटरी वगैरह को डिस्चार्ज करने के लिए सब करते हैं, तो उसको कंटिन्यूस कूलिंग चाहिए होता है। एंड उस कूलिंग को करने के लिए हम पोस्ट एयर कूलिंग करते हैं। होप सो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर पसंद आया मेरे वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स और भी लाता रहूँगा। एंड ये वीडियो अगर किसी के काम का है तो उन्हें आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।